हेलो माय आर्मी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं और इस क्लास में बच्चों मैं आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा जो कि हम अवकलज के अनुप्रयोग की सहायता से कर सकते हैं। बेटा, आज मैं आपको उच्चतम और निम्नतम पर आधारित कुछ वर्ड प्रॉब्लम कराने वाला हूं। चलिए बेटा, अब सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले राशियों के परिवर्तन की दर के बारे में बात की, फिर हमने वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में पढ़ा। अब हम उच्चतम और निम्नतम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने प्रथम अवकलज परीक्षण देख लिया, हमने द्वितीय अवकलज परीक्षण देख लिया। अब हम बात कर और इसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो है एक संवृत अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और निम्नतम। ठीक है, तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, और पिछली क्लास तक मैंने आपको द्वितीय अवकलज परीक्षण तक बता दिया है और आज हम इन्हीं दोनों तरीकों का उपयोग करके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका ध्यान अपने लक्ष्य की ओर ले जाना चाहता हूं। देखो बेटा, आप सब ने क्लास 11th में मैथ साइंस सब्जेक्ट ली, इसके आपके अलग अलग उद्देश्य होंगे। भाई, कोई बच्चा बड़ा होकर के अध्यापक बनना चाहता होगा, टीचर बनना चाहता होगा, कोई बच्चा बड़ा होकर के आईएएस बनना चाहता होगा, कोई बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई बच्चा बड़ा होकर के इंजीनियर बनना चाहता होगा। अब इंजीनियर जो जो बनना चाहते हैं वो कौन कौन है? काफी सारे बच्चे होंगे, मुझे मालूम है, बट इंजीनियर बना कैसे जाए, कैसे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की जाए? तो वैसे तो बेटा आप इंजीनियरिंग की डिग्री प्राइवेट कॉलेज से भी हासिल कर सकते हो, बट यदि आपको अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है तो फिर इसके लिए इंडिया में आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज, ट्रिपल आईटी कॉलेज, ये कॉलेज है। ठीक है, अब इनमें एडमिशन के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है जेईई। अब जेईई की बेटा तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से करनी पड़ती है। ये कोई आसान एग्जाम नहीं होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम होता है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप इसको क्रैक नहीं कर सकते, बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। चलिए बेटा, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी आज की क्लास को। देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लासेज में उच्चतम और निम्नतम के बारे में बताया था। मैंने वहां पर आपको स्थानीय उच्चतम बिंदु और स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात करने के दो तरीके बताए थे, प्रथम अवकलज परीक्षण और द्वितीय अवकलज परीक्षण। चलिए इन्हें मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, देन इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। देखिए, प्रथम अवकलज परीक्षण में क्या था? सबसे पहले मान लो हमें एक फलन दे रखा है f ऑफ x। ये बेटा हमें कोई फलन दे रखा है, ठीक है, जिसका मुझे स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात करने हैं। अब प्रथम अवकलज परीक्षण में क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा ये होता है। अब क्रांतिक बिंदुओं को कैसे ज्ञात करते? तो इसके लिए बेटा या तो हम f डैश x बराबर 0 करते हैं या f डैश x अपरिभाषित है
ऐसे बिंदुओं को ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद सेकंड स्टेप, क्रांतिक बिंदु निकाल लिए। अब क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद इन क्रांतिक बिंदुओं पर हम एफ डैश एक्स का, इन क्रांतिक बिंदुओं पर एफ डैश एक्स का चिन्ह परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इन क्रांतिक बिंदुओं पर हम एफ डैश एक्स का चिन्ह परिवर्तन देखेंगे। ओके बेटा। अच्छा, अब देखो, यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह, यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह धन से ऋण में परिवर्तित हो रहा हो, तब तो ये होता है स्थानीय उच्चतम बिंदु। यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह ऋण से धन में परिवर्तित हो रहा हो तो होता है स्थानीय निम्नतम बिंदु, और परिवर्तित ना हो तो वो होता है नति परिवर्तन बिंदु। ठीक है, अब ये तो आप भली बात ही जानते ही हो कि स्थानीय उच्चतम बिंदु पर फलन का अधिकतम मान होगा, स्थानीय निम्नतम बिंदु पर फलन का न्यूनतम मान होगा। ठीक है, तो ये था बेटा प्रथम अवकलज परीक्षण। देन इसके बाद हमने द्वितीय अवकलज परीक्षण देखा। अब द्वितीय अवकलज परीक्षण की सहायता से कैसे हम स्थानीय उच्चतम बिंदु और स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात करते हैं। तो बेटा यहां पर हमारे पास फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स। यहां पर भी बच्चों हम सबसे पहले क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्रांतिक बिंदुओं को ज्ञात करेंगे। पहला काम तो हमारा बेटा ये होगा। ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप में बेटा हम यहां पर एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद तीसरे स्टेप में हम क्रांतिक बिंदुओं पर, क्रांतिक बिंदुओं पर एफ डबल डैश एक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब यदि बेटा एफ डबल डैश एक्स ऋणात्मक आता है तब तो वो होगा स्थानीय उच्चतम बिंदु, आता है धनात्मक तो होगा स्थानीय निम्नतम बिंदु, और प्यारे बच्चों आता है 0 तो इस केस में हम प्रथम अवकलज परीक्षण का प्रयोग करेंगे। क्लियर बेटा? यह है आपका द्वितीय अवकलज परीक्षण। पिछली क्लास तक बेटा मैं आपको इन्हें पढ़ा चुका हूं। ओके, अब देखते हम वर्ड प्रॉब्लम। तो यहां पर देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है। देखो सारे बच्चे ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, और अगर एक बार जल्दी से सभी बच्चे क्लास को शेयर जरूर कर दो अपने सभी फ्रेंड के साथ। जल्दी से बेटा शेयर करिए, सारे बच्चे शेयर करिए क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ। शेयर करो बेटा जल्दी से जल्दी। चलो
क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, मान लीजिए बिंदु ए और बी पर क्रम से एपी तथा बीक्यू दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में, यदि एपी बराबर 16 मीटर, बीक्यू बराबर 22 मीटर और एबी बराबर 20 मीटर है, तो एबी पर एक ऐसा बिंदु आर ज्ञात कीजिए ताकि आरपी का वर्ग प्लस आरक्यू का वर्ग न्यूनतम हो। यह बेटा एक वर्ड प्रॉब्लम है में दी गई है। अब देखो इस वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा सबसे पहले तो आप सबको जो शब्दिक क्वेश्चन होते हैं ना, उनको ध्यान से पढ़ना होता है कि कहा क्या जा रहा है यहां पर। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और उसके हिसाब से मैं यहां पर चित्र भी बनाऊंगा। ठीक है, यहां पर कहा गया, मान लीजिए बिंदु ए और बी पर क्रम से एपी और बीक्यू दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। मान लो बेटा एक बिंदु यहां पर है ए, एक बिंदु बच्चों यहां पर है बी। ए और बी दो बिंदु हैं जिन पर दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में एपी और बीक्यू। ओके, एपी 16 है, बीक्यू 22 है। ठीक है, तो ये हो गया एपी और ये हो गया बेटा बीक्यू। ओके बच्चों, अच्छा आगे कहा गया कि एपी 16 मीटर है। ठीक है भाई, बीक्यू 22 मीटर है। ठीक है, और एबी 20 मीटर है। ठीक है, अब हमें एबी पर एक ऐसा बिंदु आर ज्ञात करना है। मान लो यहां कहीं कोई बिंदु आर है। ठीक है, तो हमें एक ऐसा आर ज्ञात करना है ताकि आरपी का वर्ग, आरपी बेटा ये हो जाएगा इसका वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग, आर क्यू ये हो जाएगा इसका वर्ग, ये न्यूनतम हो। ये बेटा हमें यहां पर करना है। ठीक है, हमें इन दोनों वर्गों का योग न्यूनतम करना है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर बेटा सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि ए आर बराबर है एक्स मीटर के। माना ए आर बराबर है एक्स मीटर। ठीक है, अब यदि ए आर बेटा ये डिस्टेंस एक्स मीटर है, तो बी आर कितनी होगी? बी आर कितनी होगी बच्चों बताइए आप मुझे। सारे बच्चे चैट सेक्शन में लिख के बताइए कि बी आर की दूरी कितनी होगी, बी आर कितने मीटर की होगी? बताओ बेटा बताओ। देखता हूं कितने बच्चे ध्यान से क्लास को अटेंड कर रहे हैं। जो भी बच्चा क्लास को ध्यान से अटेंड कर रहा है वो बताए मुझे चैट सेक्शन में लिख के कि बी आर कितने मीटर की होगी। कितने मीटर की होगी बी आर? कितने मीटर की होगी? 20 माइनस एक्स। बिल्कुल सही बेटा। देखो भाई टोटल 20 की है, ये एक्स की तो कितने की रह जाएगी? 20 माइनस एक्स मीटर की। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा ये एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा? आर ए पी। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आर ए पी में
इसमें बेटा पी आर का वर्ग, पाइथागोरस पर में यहां पे लगाएंगे, पी आर का वर्ग बराबर हो जाएगा, या आर पी का वर्ग बराबर होगा ए आर का वर्ग प्लस ए पी का वर्ग। मतलब यहां से आर पी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए आर का वर्ग कितना, एक्स, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए पी कितने की, 16 की, तो क्या 16 का वर्ग। इसे आप समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए। सेम ऐसे ही एक और समकोण त्रिभुज है यहां पर, उसका नाम है समकोण त्रिभुज आर बी क्यू में। इसमें बेटा आर क्यू का वर्ग बराबर होगा आर बी का वर्ग प्लस बी क्यू का वर्ग। ठीक है, अब ये हमारे पास होगा आर बी कितने की आई, 20 माइनस एक्स, सो 20 माइनस एक्स का वर्ग प्लस बी क्यू कितने की है, 22 की, सो ये हो जाएगा 22 का वर्ग। ये हो गया आर क्यू का वर्ग। इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब बेटा हम इन दोनों समीकरणों को यहां पर आपस में जोड़ेंगे। सो आर पी का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग, समीकरण 1 प्लस 2। ठीक है, सो ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 का वर्ग कितना होगा, 256 प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 22 का 484 हो जाएगा। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। क्लियर बच्चों, ये यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा मुझे इसी को न्यूनतम करना है, इसी को हमें न्यूनतम करना है। तो ये किसका फलन है, एक्स का, तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 256 प्लस, इसको ओपन करेंगे तो हो गया 400 माइनस 20 दूनी 40 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 484। सो एफ ऑफ एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स। अब देखो ये हो गए 4 और 2 600, 740, 1140। ठीक है, अब बेटा मुझे इसी को न्यूनतम करना है। क्या करना है बेटा, हमें इसे न्यूनतम करना है। इसको बच्चों में न्यूनतम करना है। ठीक है बेटा, अच्छा देखो इसको न्यूनतम कैसे करेंगे। अब इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। हम चाहें तो प्रथम अवकलज परीक्षण भी लगा सकते हैं, हम चाहें तो द्वितीय अवकलज परीक्षण भी लगा सकते हैं। बट बेटा चाहे आप प्रथम अवकलज परीक्षण लगाओ चाहे द्वितीय अवकलज परीक्षण लगाओ, दोनों का फर्स्ट स्टेप सेम ही होता है। आपको सबसे पहले क्रांतिक बिंदु तो ज्ञात करने ही होंगे। अब उसके लिए आपको एफ डैश एक्स निकालना है। सबसे पहले आपको यहां पर एफ डैश एक्स निकालना है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम को हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम में चेंज किया। आधा काम यहां पर हमारा हो गया। अब आधा काम वो है जो हम पहले कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। ये बराबर हो जाएगा 4x माइनस 40 के 4 कॉमन ले लिया, ये हो गया x माइनस 10। तो क्रांतिक बिंदुओं के लिए इसके लिए एफ डैश एक्स बराबर होगा 0 के, सो x बराबर हो जाएगा 10 के। अब हम यहां पे लगाते हैं प्रथम अवकलज परीक्षण। 10 पे देखते हैं एफ डैश एक्स का चिन्ह कैसे बदल रहा है। 10 के लेफ्ट में 9 पर ऋणात्मक होगा, 10 से राइट में 11 पर धनात्मक हो जाएगा। तो माइनस से प्लस बदल रहा है, मतलब x बराबर 10 पर
एफ ऑफ एक्स न्यूनतम है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स न्यूनतम है कहां पर, एक्स बराबर 10 पर। क्लियर बेटा, इसका मतलब ए बी पर बिंदु आर जो है ना वो इस प्रकार होना चाहिए कि ए आर 10 तो बी आर भी 10, मतलब आर ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, क्या है, आर ए बी का मध्य बिंदु होगा। इस प्रकार से बच्चों आपको भाषा संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद है मुझे कि आप सबको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, सारे बच्चों को क्लियर है क्वेश्चन? तभी बेटा हम इसके बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्लियर है ना भाई, सारे बच्चों को क्लियर है? क्लियर, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि एक समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तब समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगेन पढ़िए, यदि एक समलंब चतुर्भुज, सबसे पहले बेटा आप एक समलंब चतुर्भुज यहां पर बनाओ। समलंब चतुर्भुज होगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब यहां पर बेटा कहा गया है कि समलंब चतुर्भुज के आधार के अतिरिक्त तीनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें इस समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा काम करो, नामकरण कर दो ए बी सी डी और फिर बिंदु सी और डी से ए बी पर लंब डाल दो। ये हो गया डी एम, ये हो गया सी एन। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखो 10 ये है तो 10 सेंटीमीटर ही बेटा ये होगा, क्योंकि ये लंब है ना भाई, ये तो लंब है बेटा, तो ये दोनों बराबर है, आमने सामने की ये भी बराबर बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा मान लो ए एम बेटा एक्स है। ठीक है, ए एम को बेटा हमने एक्स मान लिया। अब देखो बी एन क्या होगा, तो आप बेटा यदि यहां पर त्रिभुज ए एम डी तथा त्रिभुज बी एन सी की बात करें तो यहां पर देखो बेटा डी एम बराबर सी एन है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये कोण 90 है, ये वाला कोण भी 90 है, तो कोण डी एम ए बराबर कोण सी एन बी है 90 डिग्री का। ठीक है, इसके अलावा एडी और बीसी भी बराबर है, एडी बराबर है बीसी के। ठीक है, तो ये बेटा दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे, तो ए एम बराबर बी एन हो जाएगा। इसका मतलब यदि ये एक्स है तो ये भी बेटा एक्स ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी एक्स हो जाएगा, ये एक्स है बेटा तो वो भी एक्स हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा सब बच्चों को, है ना?
क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें इस समलंब चतुर्भुज का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बेटा मुझे यह बताओ कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। देखो हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी ए बी प्लस सी डी गुणा ऊंचाई। ये होगा बेटा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 गुणा ए बी कितने की है बेटा, यहां पर देखो ए बी की लंबाई देखो यहां पर कितनी है, तो 10 प्लस एक्स, यह 10 प्लस 2x की। ठीक है, तो 10 प्लस 2x, सीढ़ी कितने की है 10 की, गुणा ऊंचाई क्या है बेटा डी एम, ये बेटा ऊंचाई है। ठीक है, अब देखो बेटा डी एम क्या है, डी एम क्या होगा बच्चों यहां पर, तो बेटा यहां पर देखो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए एम डी में, इसमें ए डी का वर्ग बराबर होगा ए एम का वर्ग प्लस डी एम का वर्ग, तो यहां से डी एम का वर्ग बराबर हो गया ए डी का वर्ग माइनस ए एम का वर्ग, मतलब 10 का वर्ग 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी एम का वर्ग। सो डी एम बराबर हो जाएगा वर्गमूल 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर मान रखो तो हो गया 1/2 गुणा 20 प्लस 2x इंटू ये हो गया वर्गमूल 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। 2 का भाग लगा दोगे तो हो गया 10 प्लस एक्स वर्गमूल 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा हमारे पास a का मान आ जाएगा, ये बच्चों हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर। अब मुझे इस क्षेत्रफल को ही अधिकतम करना है, इसी को बेटा हमें अधिकतम करना है। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए बेटा सबसे पहले मुझे देखो ये हमारे पास x का एक फलन बन चुका है, f ऑफ x बराबर 10 प्लस एक्स वर्गमूल 100 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए बेटा हमें पहले स्थानीय उच्चतम बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसके लिए हमें चाहे प्रथम अवकलित परीक्षण लगाए चाहे द्वितीय अवकलित परीक्षण लगाए, पहले हमें क्रांतिक बिंदु तो अवश्य ज्ञात करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, तो इसके लिए एफ डैश एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स बराबर देखो क्या होगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 10 प्लस एक्स वर्गमूल 100 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा करो बेटा अवकलन, क्या होगा इसका अवकलन, तो दूसरा फलन एज इट इज पहले का अवकलन, ठीक है, प्लस पहला एज इट इज दूसरे का अवकलन हो जाएगा। 10 का अवकलन 0, x का 1, तो हो गया वर्गमूल 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर हो गया 10 प्लस एक्स, पहले वर्गमूल का करेंगे तो 1/2 वर्गमूल 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस नहीं कटा, 2 से 2 कट जाएगा। ओके, अब इसके बाद ये हमारे पास हो गया एफ डैश एक्स बराबर वर्गमूल 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स गुणा 10 प्लस एक्स बटे वर्गमूल 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बच्चों लघुत्तम ले लेंगे, सो लघुत्तम आएगा वर्गमूल 100 माइनस एक्स स्क्वायर,
देन यहां बनेगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो यहां से बेटा ये हो गया 100 माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर बटे वर्गमूल 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा f डैश x हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब मुझे ज्ञात करने बच्चों क्रांतिक बिंदु। ठीक है, सो क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्रांतिक बिंदुओं के लिए बेटा हमें या तो f डैश x को 0 के बराबर करना है या उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जहां पर f डैश x अपरिभाषित हो। अब देखो f डैश x किन बिंदुओं पर अपरिभाषित है? x बराबर 10 पर। परंतु क्या हम x का मान 10 ले सकते हैं? जरा सोच के देखो, ये कर्ण बेटा 10 का और ये आधार भी 10 का, क्या ये संभव है? भाई समकोण त्रिभुज में कर्ण सदैव आधार और लंब से बड़ा होता है, तो इसका मतलब हम x 10 नहीं ले सकते। ठीक है, ये कट गया। अच्छा, अब f डैश x को बराबर करेंगे 0 के, सो ये होगा 100 माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर बटे वर्गमूल 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये तो 0 में चला जाएगा, 2 का भी ये हो गया 100 माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। 2 का भी भाग लगा दो तो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग लगा दिया प्लस 5x माइनस 50 बराबर में 0। गुणनखंड करोगे तो x प्लस 10 गुणा x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर x का मान आएगा 5 और माइनस 10 बेटा हो ही नहीं सकता। सो इसका मतलब हमारे पास x बराबर आ चुका है 5। ठीक है, x का मान बेटा 5 हमारे पास आ चुका है। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि x बराबर 5 पर f, ये जो हमारे पास f ऑफ x है आया है, ये अधिकतम है या न्यूनतम। तो इसके लिए बेटा इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में यहां पर f डबल डैश x निकालना थोड़ा जटिल है। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर प्रथम अवकलज परीक्षण का ही प्रयोग करेंगे। देखो 5 पे चिन्ह कैसे बदल रहा है, 4 रख के देखो, तो 4 का वक्त 16, 16 दूनी 32, 40, 72, तो ये प्लस का है। 5 के बाद 6 रख के देखो, 36 दूनी 72 और 60, 132 माइनस का हो रहा है, तो प्लस से माइनस में बदल रहा है। तो इसका मतलब x बराबर 5 पर f ऑफ x अधिकतम होगा। अब कितना होगा? तो f ऑफ 5 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 5 15 वर्गमूल 100 माइनस 5 का वर्ग 25, तो क्या 15 वर्गमूल 75, 25 75, तो ये हो गया 15 5 75 वर्गमूल 3। इकाई क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा अधिकतम क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ओके, हेलो आयु बेटा, देखो बेटा ये हम अवकलज के अनुप्रयोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक उच्चतम और न्यूनतम पर आधारित कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं। चैप्टर 6 का बेटा ये 6.3 है। ओके, 6.3 है बेटा ये। क्लियर? चलिए बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। तो सबसे पहले बेटा यहां पर हम मान लेंगे संख्याएं x और y है। सो x प्लस वाई बराबर हो गया 24। अब इनका गुणनफल हमें उच्चतम करना है, मतलब xy हमें उच्चतम करना है।
अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास दो चर है x और y, जबकि हमारे पास केवल एक ही चर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा कि हम दो चरों को एक चर में परिवर्तित करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसी के लिए बेटा आपको समीकरण दे रखा है। यहां पर देखो y बराबर हो जाएगा 24 माइनस एक्स के, तो इसका मतलब x इंटू 24 माइनस एक्स, ये हमारे पास फलन बन जाएगा x का, जिसे हमें उच्चतम करना है। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स बराबर हो गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो गया। मुझे इसे उच्चतम करना है, तो अब चाहे तो आप प्रथम अवकलज परीक्षण लगाओ, चाहे द्वितीय अवकलज परीक्षण लगाओ, बट उससे पहले क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, ये बराबर होगा 24 माइनस में 2x के। अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 करोगे तो 24 माइनस 2x बराबर 0, x बराबर आ गया 12। अब यहां पर हम लगाते हैं द्वितीय अवकलज परीक्षण। ठीक है, तो हम यहां पर एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करते हैं। द्वितीय अवकलज परीक्षण में क्या करते हैं, सबसे पहले क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, जो कि हम निकाल चुके हैं। फिर हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। अब देखो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 24 का 0 माइनस 2x का माइनस 2। ठीक है, अब हम क्रांतिक बिंदु पर एफ डबल डैश एक्स का चिन्ह देखेंगे। सो x बराबर 12 पर एफ डबल डैश 12, ये भी माइनस 2 का मतलब ऋणात्मक है, तो अतः x बराबर 12 पर एफ ऑफ एक्स अधिकतम है। ठीक है, तो यहां पर बेटा ये उच्चतम हो जाएगा। अब संख्याएं क्या हो गई, x बराबर 12 तो y बराबर भी 12, तो संख्याएं दोनों 12 12 हैं, तब उनका गुणनफल उच्चतम होगा। योग 24 है, गुणनफल उच्चतम होगा। देखिए बेटा, मैं आपको बता दूं कि यदि आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि भाई दो संख्याओं का योग समथिंग समथिंग कुछ ऐसे है, मान लो आपसे कहा जाए कि भाई दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर में a है, अब इनके गुणनफल को उच्चतम करो, तो उस केस में बेटा संख्याएं a/2 एंड a/2 ही होंगी। ये चाहे तो आप ध्यान रख सकते हो। इनका गुणनफल उच्चतम तभी होगा जब ये दोनों संख्याएं बराबर होंगी। ठीक है, चलिए बेटा अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए, आप खुद से बेटा इस प्रश्न को करिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको होमवर्क के तौर पर करने के लिए। इन दोनों प्रश्नों को आप खुद से करिएगा। बाकी कुछ होमवर्क के क्वेश्चन मैंने आपको और दे रखे हैं, जो कि आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड इसके अलावा आपको चैट सेक्शन में टॉप पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा अब आज की इस क्लास को वहीं पे स्टॉप करते हैं। तो इस तरीके से बेटा आज की क्लास में मैंने आपको उच्चतम और निम्नतम पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स कराई। मुझे उम्मीद है कि जिस बच्चे ने क्लास को आखिरी तक देखा है उसको सब कुछ अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। जल्दी बेटा हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट बेटा, बाय बच्चों, बाय बाय।